हेलो अगेन वेलकम। तो अभी तक हमने देख लिया था कि ज्योग्राफ़ी को क्यों पढ़ना चाहिए और दूसरी बात कि ज्योग्राफ़ी जो है वो क्या है। ठीक है, तो अब जो तीसरी बात आती है कि क्या ज्योग्राफ़ी जो भूगोल है, ठीक है, क्या भूगोल जो है वो एक विज्ञान है या नहीं है ना। एक विज्ञान है या नहीं है, यानी कि साइंस है या नहीं है। तो इस बात का जो हम यहाँ पे देखते हैं कि ज्योग्राफी एक वैज्ञानिक विषय के रूप में तीन वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है ना। यानी कि जो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ज्योग्राफी को तीन ऐसे क्वेश्चन से संबंधित है जो कि हमें बताएगा कि ज्योग्राफी एक जो मतलब भूगोल एक क्या है, विज्ञान है या नहीं है। विज्ञान यानी एक तरह से साइंटिफिक स्टडी है या नहीं है। तो इस प्रश्न जो हम इस कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रारूप, ठीक है, कि जो पहचान से जुड़े होते हैं उसमें क्या होगा, जो प्रतिरूप वगैरह हैं, इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि इन प्रश्नों के उत्तर होते हैं कि क्या है, यानी कि जो पर्सन है वो क्या है। कुछ अभी अगर धरातल पे कुछ प्राकृतिक पाए या फिर प्राकृतिक तत्व पाया जा रहा है तो वो प्राकृतिक तत्व क्या है। कुछ पर्सन पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, वह कहाँ है। ठीक है, तो वह क्या है और वह कहाँ है, इससे संबंधित सब मिलकर जब सब मिलकर उपयुक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण और स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि इन प्रश्नों से कौन सा तत्व कहाँ है और संबंधित सूचीबद्ध सूचनाओं से प्राप्त होती है। उपनिवेशक काल से ही उपागम बहुत ही प्रचलित है और इन दोनों दोनों प्रश्नों के तीसरे प्रश्न से जुड़े होने के वैज्ञानिक रूप नहीं बन सकता। यानी कि जो हम अप्रोचेस देखते हैं, यानी कि उपागम जिसे है ना, जब हम अप्रोच देखते हैं द वे ऑफ स्टडी है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ ही चीज़ को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि वह क्या है ना। और वह अगर कुछ है तो वह कहाँ उपलब्ध है, जहाँ उसकी उपलब्धता पाई जाती है। क्या ये एक साइंटिफिक रीज़न हो सकता है, तो उसका हम जो तीसरा हम क्वेश्चन करेंगे कि वह क्यों है। तो ये जो पर्सन जब जुड़ जाएगा तो इन तीनों पर्सनों से, यानी कि क्या है, ठीक है, कहाँ है, कहाँ है और क्यों है, ठीक है, जब ये तीसरा क्वेश्चन इसमें जुड़ जाता है तो ज्योग्राफी एक साइंटिफिक स्टडी हो जाती है। तो यहाँ पे तृतीय प्रश्न व्याख्या एवं तत्वों के तथ्यों के मध्य में कारण अंत संबंध से जुड़ा हुआ है और भूगोल का पक्ष में क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। यह एक विषय के रूप में भूगोल को क्या करता है, क्रोड यानी कि जो कोर क्षेत्र है उससे संबंधित है तथा स्थायी विशेषताओं का जो गुणों का विवेचन करता है और यह क्षेत्र के तथ्यों के वितरण, स्थिति और केंद्रीकरण पर प्रतिरूपों का अध्ययन करता है और इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उन्हें स्पष्टीकरण करता है कि मानव एवं भौतिक पर्यावरण के माध्यम से गत्यात्मक, यानी कि जो डायनेमिक प्रक्रिया हुई है ना, उसके अंत संबंध से उपजे तत्वों के बीच में सहचार्य तथा अंत संबंध को क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने देख लिया कि ज्योग्राफी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है। अब जो भूगोल है वो एक समकालन यानी कि समाकलन और यानी कि इंटीग्रेटेड विषय के रूप में है। इंटीग्रेटेड यानी कि आपस में कनेक्टेड बोल सकते हैं वैसे। जैसे भूगोल एक संश्लेषणात्मक यानी सिंथेसिस विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। ठीक है, यानी कहीं क्षेत्र का कहीं कोई हिस्सा है तो उसका क्या करेगा, संश्लेषित करेगा, उसे सिंथेसिस करेगा, उसके बारे में बताएगा कि क्या क्या इस कार्यक्रम में इसमें क्या क्या चीज़ें आगे होंगी और हो सकती हैं। तो यहाँ पे कार्यक्रम संश्लेषित का प्रयास करता है और इन उपागमों की, ठीक है, ये जो उपागमों की प्राकृतिक क्या करेगा, समग्रमता जिसे होलिस्टिक बोलेंगे, यह एक तथ्य को मानता है कि विश्व एक पारस्परिक निर्भर तंत्र है। यानी विश्व जो है आपस में इंटरलिंक है और आज वर्तमान विषय में एक क्या करेगा, वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधक होता है। परिवहन के बेहद साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरी में कमी हो गई है। ठीक है, यानी कि दूरियां कम हो गई हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि वैश्विक जो है, यहाँ पे देख लेते हैं साधन में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है, यानी कि जैसे इस साधनों की बढ़ोतरी होगी तो जो दूरी है ना, जो दूरी है वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगेगा कि वो क्या हो गई है, दूरियों में कमी हो गई है। वो क्या कारण है, वो यही कारण है कि यहाँ पे ऑडियो विजुअल मीडिया की जब हम बात करेंगे, यहाँ की सूचना तकनीकी के आंकड़ों को वृद्धि बहुत समृद्ध बना दिया है और तकनीक ने प्राकृतिक तथ्यों और आर्थिक और सामाजिक प्रचलित किया ना पैरामीटर के क्या निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहद अवसर प्रदान कर दिए हैं। और भूगोल एक संश्लेषित सिंथेसिस विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक और सामाजिक विषयों को इंटरफेस संबंध है ना। यानी कि प्राकृतिक या सामाजिक सभी विषयों को एक मूल्य उद्देश्य है यथार्थ को ज्ञात करना, यानी कि सच्चाई यानी कि ट्रुथ को बताना इन सभी का सामाजिक
जो सभी प्राकृतिक और सामाजिक जितने भी हम विज्ञान का एक मूल उद्देश्य है ट्रुथ को बताना। तो यहाँ पर जो भूगोल यथार्थ से जुड़े हुए तथ्य के सहचार से बोधमज्ञ बनाता है, ठीक है, यानी ये भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को जोड़ता है। तो यहाँ पर हमें दर्शाता है कि विज्ञान से संबंधित सभी विषय, यानी कि जैसे विषय भूगोल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके अनेक तत्व क्षेत्रीय संबंध में विभिन्नता होते हैं, क्षेत्रीय संबंध में विभिन्नता होते हैं, जिसमें कि क्या होगा, जो स्थायी संदर्भ में यथार्थ को समग्रता से समझने में सहायक होते हैं, ठीक है। कहीं पे जो छोटी स्थिति होगी तो वहाँ पे पूरे को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यथार्थता के साथ हम होलिस्टिक अप्रोच को देखते हैं। तो यहाँ पे भूगोल ना केवल एक स्थान से दूसरे स्थान के तत्वों की विभिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उनमें समग्रता में समकालित करता है ना। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन की यानी कि दो क्षेत्रों के डिफरेंट की बात भी करेंगे और यहाँ पे तत्वों की भी बात करेंगे, वो डिफरेंट तत्व क्या हैं और उन तत्व में जो है सिमिलरिटी भी क्या क्या है, कुछ चीज़ सिमिलरिटी भी पाई जाएगी तो उनकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ भूगोलवत्ता को सभी पर्सन से संबंधित क्षेत्रों को व्यापक रूप से समझने की आवश्यकता है, उनमें तार्किक रूप से क्या करना है, संश्लेषित करना है। तार्किक रूप से यानी कि जो उसके पहलू, विभिन्न पहलू हैं, तो उन सब की हम क्या करेंगे, चर्चा भी इसके अंदर शामिल करेंगे। तो जब एक वैज्ञानिक विषय के रूप में हम यहाँ पे इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक है ना समझाया जा सकता है, यानी कि यानी अगर हम बात करें, जो भूगोल के ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है, भूगोल ऐतिहासिक के घटनाओं को भी प्रभावित करता है। जैसे स्थायी दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा में परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों में सुरक्षा का साधन है, ठीक है। तो यानी कि जो क्षेत्रीय दूरी है, जो क्षेत्रीय विस्तार है, वो उसने क्या करा कि लड़ाइयों के अंदर विशेष रूप से कुछ प्रभावशाली कारक हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो यूएस है, ठीक है, यानी कि जो कनाडा और यूएस है, तो यहाँ पर कनाडा और जब यूएस की हम बात करेंगे तो कोई भी यहाँ पे कोई कब्ज़ा क्यों नहीं करना चाहेगा, है ना, क्योंकि इसके नीचे एक रीज़न है ना, ये रीज़न जो है ये कनेक्टेड नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है, यानी कि नैरो वे से कनेक्टेड है बट वैसे मेन लैंड से कनेक्टेड नहीं है। और ऊपर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ कनाडा है, ठीक है। तो एक ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ कनाडा का ही बचता है और बाकी अन्य देश यहाँ पे जुड़े हुए नहीं है। तो इसमें क्या है, इसे एक तरह से एक विशेष उसका लोकेशन का विशेष रूप से इसे वो मिल रहा है, ठीक है, यानी कि विशेष रूप से इसे क्या मिला, लोकेशन का फ़ायदा मिल रहा है कि यहाँ पर अन्य देश क्या होंगे, इस पर जल्दी से आक्रमण नहीं कर सकते, वो उन्हें क्या करना पड़ेगा, समुद्री मार्ग से आना पड़ेगा और उसके बाद में यहाँ पर आक्रमण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसे जो है जितनी देर में आएंगे तो धरती से इतना ही अटैक कर देंगे। तो यहाँ पर एक तरह से क्षेत्रीय विस्तार इसी संदर्भ में कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर आसपास के ये जो पानी है वो इसे कहीं ना कहीं एक विशेष रूप से बचाव करता है इसका। परंतु यहाँ पर क्षेत्रीय विस्तार की जब बात करते हैं तो जैसे रशिया को देखते हैं, है ना, रशिया का बहुत बड़ा एक लैंड है। तो जब यहाँ पर वाटरलू की जब लड़ाई होती है नेपोलियन वगैरह के साथ में, तो यहाँ पर जब वो अंदर अटैक करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें लंबी ट्रैवल करना पड़ेगा और यहाँ पर इतना ये क्या करेंगे, इनका वेट करेंगे, है ना, यहाँ पर इनका वेट करेंगे। जब इन्हें पहले पता चल चुका है कि यहाँ से आ रहे हैं तो इतने इनके क्या मिल जाएगा, तैयारी करने के लिए या फिर युद्ध करने के लिए समय मिल जाएगा और उसके बाद में वो युद्ध जीत जाएंगे। अगर ये देश बाउंड्री के करीब होता, यानी कि छोटा देश होता रशिया, तो कहीं ना कहीं आज ये अटैक हो चुका होता। तो यहाँ पर इसे एज मिला हुआ है क्षेत्रीय विस्तार का, तो हम इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, भौगोलिक, है ना, तो यहाँ पर इस चीज़ की बात की गई है क्षेत्रीय विस्तार की। तो समुद्र की भी बात हमने अभी चर्चा कर ली थी। तो यहाँ पे विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो हम उसमें से प्रत्येक की भौगोलिक क्या करेंगे, व्याख्या की जा सकती है। और भारत में है ना हिमालय एक महान अवरोध है। किसके अवरोध है, तो यहाँ पे रक्षा प्रदान करता है हिमालय कहाँ से, उत्तरी क्षेत्र के बारे में। तो उसके मध्य में दर्रा मध्य, है ना, यानी कि इस तरीके से हमें एक, जैसे अगर हम माने जैसे भारत को हम देखते हैं तो भारत में मोस्टली जैसे भारत की अब जब हम बात करते हैं तो यहाँ से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो वो है भारत को यहाँ से, है ना, ये अपने को ये जो अटैक हुआ है मोस्टली कहाँ से हुआ, पश्चिमी साइड से अटैक हुआ, ठीक है। तो इस साइड से अटैक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी है। यहाँ पे हिंद महासागर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैन लैंड जिसे बोलेंगे, यहाँ से एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसे क्या मिला, एज मिल गया जिन्होंने वहाँ पे एंटर करा। तो ऊपर पहाड़ क्षेत्र है तो यहाँ से वो एंट्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ से भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो यही एक रास्ता बचता है जहाँ से अटैक होते हैं इंडिया के ऊपर। तो इस तरीके से भारत में भी क्या है, एक तरह से हिमालय एक सुरक्षा प्रदान करता है।
तो अब क्या है कि जो एशिया के आक्रमण करता हुआ एवं पर्यटकों के मार्ग की सुविधा देता है और समुद्री किनारे दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई है ना यूरोप अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करता है और नेविगेशन की तकनीक की यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशिया एवं अफ्रीकी राष्ट्रीय उपनिवेशीकरण में सहायता की, क्योंकि उन्हें समुद्र के मध्य से गत्यात्मकता मिली और यहाँ की भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के परिवर्तन के कारण अनेक उदाहरण मिलते हैं। तो ऐसे हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं जो कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी तत्व कहीं ना कहीं युद्धों को भी प्रभावित किया है प्राचीन काल में, जब अगर हम बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रत्येक भौगोलिक तथ्य एवं साथ समय के साथ परिवर्तित होते हैं, है ना, यानी कि समय के साथ क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। अब जब समय के साथ परिवर्तित होते हैं, समय के परिक्षेप में उनकी व्याख्या की जा सकती है, जैसे भौगोलिक जलवायु, है ना, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, सांस्कृतिक विकास एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण करते हैं, एक निश्चित पथ का क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। तो अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रतिफल होता है। उदाहरण के लिए ए स्थान बी स्थान से कितना है, 1500 किलोमीटर दूर पर है, जिसकी कल्पना के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि ए स्थान बी स्थान से 2 घंटे दूर है। यह हवाई जहाज़ से यात्रा की जाए तो यह 17 घंटे दूर है। यदि हवाई जहाज़ से यात्रा की जाए या 17 घंटे दूर तीव्रता रेल मार्ग की जाए। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थांश समय के रूप में एक समकालन भाग माना जाता है। कुछ कृपया 3 अन्य आयामों का भी उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक तत्व से भूगोल का एक प्रथम प्रचुर रूप से चित्रित करता है और यह 2 खंडों में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 खंडों में किया जा सकता है। तो यहाँ पे जब बात कर रहे हैं भौगोलिक तत्व जो है विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होता है। तो यहाँ पर एक निर्णय लेने की प्रतिक्रिया की प्रतिफल है, यानी कि अगर हम बात करें हमने जो निर्णय लिया है, और जैसे कि हवाई जहाज़ की यात्रा से करने की बात होती है तो ये 2 घंटे में होता है, पर जब रेल यात्रा करने की बात होती है 17 घंटे में होता है। तो ये दूरी तो निश्चित है, पर जो इसका निर्णय लिया गया है उस निर्णय की वजह से क्या हुआ, ये भौगोलिक दृष्टि से हमें क्या हो गया, एक तरह से उसका विकसित या तीव्रता के रूप में जो समय का उल्लेख है वो यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। अब जब बात होती है यहाँ पे भौगोलिक यानी कि भौतिक भूगोल और प्राकृतिक भूगोल,